मंसूर, आप लोग जाहिर है आप ओके कर दें एक बार मुझे, तो फिर हम शुरू कर लेते हैं। ओके। और अगर आप लोगों के पास अब बुक्स भी हैं, अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो आप बुक्स ओपन कर लें, और अगर बुक्स नहीं है तो फिर सो जाएं। आप सॉफ्ट कॉपी कैरी करनी है, आपके सेल फोन में भी होगी, मैं भी यहाँ ओपन कर लेता हूँ अपने पास। तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ लें फिर। चार्जर उत्ते काम चेक दैट बुक। वेरी सन।
जी इस्लामिक स्टूडेंट्स, ये आज जरा नेट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ी सी नेट इंटरप्शन भी है क्योंकि मैं हॉटस्पॉट यूज कर रहा हूँ आज, तो इसमें जो थोड़ी बहुत इंटरप्शन होंगे उसके लिए सॉरी इन एंटिसिपेशन। ओके Baba, hands are giving on floor on shelf, not in their proper state. They are just want to assume proper state. They are on floor, हाउ मेनी on shelf. Four. Two were in their space and two were on. अच्छा जी, कल हम लोगों ने जो चैप्टर कंप्लीट किया था उसकी जो थोड़ी सी पेंडिंग्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूं, जो चैप्टर का रिमेनिंग है चैप्टर 14 का। जी नाउ स्क्रीन व्यू है जी। स्पार्टन बेटा, मॉक टेस्ट कब है जी? ये तो मैनेजमेंट को पूछना पड़ेगा। आज था, ड्यू नहीं था जी मेरा ख्याल है। अगर लाहौर ऑफिस या कराची ऑफिस सुन रहे हैं तो काइंडली आप बता पाते हैं कि मॉक बच्चों का कब है? ये सर इसको कल जो सा वो कंडक्ट करवाया जा सकता है कल। सॉरी, आज अपलोड हो सकता है और जो सा ये इसके लिए वो कर सकते हैं, आज भी कर सकेंगे इस क्लास के बाद। अच्छा स्टूडेंट सुन पा रहे होंगे आप, वो ऑफिस से कह रहे हैं कि आज अपलोड होगा किसी वक्त, तो आज भी कर सकते हैं आप, उसका टाइम ज़्यादा होगा तो आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, कल क्लास टाइमिंग से पहले पहले। और हम अपनी क्लास टाइमिंग में फिर वो इस पेपर को डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट आप लोगों ने किया होगा, इवन देन जो क्यूरीज होंगी वो आप कर लीजिएगा। आज किसी वक्त भी अपलोड हो जाएगा बाय द एंड ऑफ डे। कल जो हमने पोर्शन किया था उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एरिया था वो डिवैल्यूएशन का था। डिवैल्यूएशन में हमने कल पढ़ा था कि करेंसी की वैल्यू को गवर्नमेंट डेलिबरेटली कम करती है। जब गवर्नमेंट डेलिबरेटली अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करती है तो उससे एक्सपोर्ट चीपर और इंपोर्ट एक्सपेंसिव होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल का आपको पॉइंट क्लियर है? लाइक $1 जो है और ₹100 से तो आपकी एक्सपोर्ट चीपर होती है, इंपोर्ट एक्सपेंसिव होती हैं। अब वो कहना चाहता है कि ये डिवैल्यूएशन हम करते क्यों हैं। पहला पॉइंट इसमें कहा है मेकिंग इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव एंड एक्सपोर्ट्स चीपर। इसका मतलब हम एक्सपोर्ट अपनी चीपर करना चाहते हैं ताकि एक्सपोर्ट ज्यादा हो, और इंपोर्ट हम एक्सपेंसिव करना चाहते हैं ताकि कम हो। ओके जी, उसके बाद कहता है कि
डिपेंड इफेक्टिवनेस इस पॉलिसी का कामयाब होना या नाकाम होना डिपेंड किस पे करता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स। अगर तो आपकी इंपोर्ट इलास्टिक होंगी, इलास्टिक का मतलब है कि थोड़ी सी महंगी हो और पीपल स्टॉप बाइंग, और एक्सपोर्ट भी इलास्टिक हो मींस थोड़ी सी भी सस्ती हो और आपकी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। इसका मतलब इंपोर्ट भी इलास्टिक होनी चाहिए, एक्सपोर्ट भी इलास्टिक होनी चाहिए। याद रख लें, वैसे बता रहा हूँ बाय द वे, जब हम इलास्टिक थोड़ा कम करेंगे, माइनर से चेंज करेंगे, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एक मेजर चेंज आएगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एक मेजर चेंज आएगा। अब ये इलास्टिक या इनइलास्टिक, इसका मतलब अगर इनइलास्टिक होंगी तो आप जितनी मर्जी डिवैल्यूएशन कर लें, अगर आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनइलास्टिक होंगी, लेस सेंसिटिव टू प्राइस होंगी, तो सर आप जितनी चाहे अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दें, जैसे कि पाकिस्तान में हो भी रहा है। कितनी आपने 150 प्लस 160 प्लस पे भी डॉलर रखा, हमारी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ा। रीजन क्या है? इन इलास्टिक्स। अब इन इलास्टिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों होती है? फॉर्मली एंट्रेंच प्रेफरेंस ऑफ फॉर ओवरसीज गुड्स। अगर लोग इंतहा दर्जे से आदी हो जाएं, उनका ये बिलीव हो कि जनाब कुछ भी है इंपोर्टेड गुड ही बाय कर रही हैं, वो महंगी होती हैं लेकिन अच्छी होती हैं, ये होता है वो होता है, हमें इंपोर्टेड गुड ही बाय कर रही हैं, तो फिर सर आप ऐसी कौम के लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसी कौम की आप करेंसी की वैल्यू जितनी मर्जी कम कर दें, इंपोर्ट जितनी मर्जी एक्सपेंसिव कर दें, ऐसी कौम का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स टू रिप्लेस इंपोर्ट्स। और अगर आपके पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, इंपोर्ट ऑल्टरनेटिव नहीं है, फिर आप जितनी चाहे इंपोर्ट महंगी कर लें, लोग क्या करेंगे? अब आपने सीएनजी बंद कर दी, सीएनजी स्टेशन तबाह बर्बाद कर दिया आपने, अब पेट्रोल जितना मर्जी एक्सपेंसिव कर लें, लोग पेट्रोल बाय करेंगे। पीपल डोंट हैव एनी ऑप्शन। फिर आप जितनी बड़ी डिवैल्यूएशन करते रहे। डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड फूड। अगर आपकी इंडस्ट्री कैपेबल ही नहीं है इंपोर्टेड गुड्स बनाने के, आपकी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करती है, स्पेयर पार्ट्स भी इंपोर्ट करती है, मशीनरी टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करती है, तो सर आप फिर क्या करेंगे? सारा कुछ तो आप बाहर से मंगवाते हैं। उसके इन हालात में फिर आप जितनी मर्जी आप इंपोर्ट एक्सपेंसिव कर लें, इंपोर्ट कम नहीं कर सकते आप, जब आपने स्पेयर पार्ट्स भी बाहर से मंगवाने हैं। ठीक है जी। यहां तक बात समझ आई? अब एक्सपोर्ट कब इनइलास्टिक होती हैं?
क्यों नहीं बढ़ती है एक्सपोर्ट? क्या वजह है कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती? पुअर परसीव्ड क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट। आप जितनी मर्जी सस्ती कर दें, दुनिया पागल नहीं है, दुनिया ब्लाइंड नहीं है। वो देखते हैं कि चीजें चीजें तो सस्ती हैं लेकिन क्वालिटी बड़ी पुअर है, तब भी चीजें एक्सपोर्ट नहीं होंगी। और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक फर्म टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट एक्सपोर्ट डिमांड। जब लोगों को डिमांड का बाहर से डिमांड आ रही हो, ऑर्डर्स आ रहे हो, आपके यहाँ ना बिजली हो, ना गैस हो, ना टेक्नोलॉजी है, ना इंडस्ट्री के हालात, पॉलिटिकल कंडीशंस, हर चीज अनफेवरेबल होगी, तो सर जितनी मर्जी डिवैल्यूएशन आप कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं बढ़नी कभी भी। मेरा ख्याल है ये 4 पॉइंट सुनने के बाद जो स्टूडेंट आमतौर पे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पाकिस्तान में फिर डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा, हमने तो डॉलर 160 का किया तो हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं इंप्रूव हुई, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर क्यों नहीं हुए। तो ये 4 कंडीशंस 5 कंडीशंस पढ़ने के बाद तो मेरा ख्याल है कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी, यहां तक उसके बाद जे कब था वो मैंने कल करवा दिया था आपको। चलें जी, लास्ट चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 15। आज हमारा लास्ट चैप्टर है इसका। फिर इसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज करवा दूंगा, तो इससे हमारा सिलेबस आज वाइंड अप होगा। और रात में आपको अपलोड होगा फाइनल टर्म, मॉक टर्म सॉरी, उस मॉक को आप कर लीजिएगा और कल मॉक डिस्कस करके कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा देंगे इंशाल्लाह। ओके जी, चैप्टर इज फाइनेंशियल मार्केट्स। Financial markets basically financial intermediaries. फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में फाइनेंशियल इंटरमीडिएट को समझने का आसान तरीका ये है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो हैं जिन्हें कहते हैं हैव फंड्स, जिनके पास पैसे होते हैं। एक वो होते हैं जो डोंट हैव। बताएं जी, एग्री करते हैं आप इससे कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं?
एक वो हैं जिनके पास फंड्स होते हैं और एक वो जिनके पास फंड्स नहीं होते हैं। जिनके पास फंड्स होते हैं वो लेंडर्स होते हैं, और जिनके पास नहीं होते वो कौन होते हैं? बताइए जी, जिनके पास नहीं होते वो कौन होंगे फिर? माशाल्लाह, मेरी कितनी लाइक क्लास है। बोरोअर्स, लैंडर्स और बोरोअर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने मेरी लाइक स्टूडेंट हैं। इतना नहीं बताया कि एक लैंडर है तो दूसरा कौन होगा। नजर ही ना लग जाए आप लोगों की। तो इन लैंडर और बोरर्स के दरमियान इन दोनों के दरमियान जो ट्रस्ट डेवलप करता है, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को मैच्योर करवाता है, उससे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ये वो लोग होते हैं जो इंटरमीडिएशन करते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स कहलाती हैं। I'm relaxing. गो। फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की होती हैं। मनी मार्केट्स एंड कैपिटल मार्केट्स। मनी मार्केट्स एंड कैपिटल मार्केट्स। मनी मार्केट वो होती हैं जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को डील करती हैं, जिनकी लिमिट आमतौर पे 90 डेज। जिन इंस्ट्रूमेंट्स की एज या लाइफ 90 डेज तक हो उन्हें हम शॉर्ट टर्म में डील करते हैं, और शॉर्ट टर्म को डील करने वाले इंस्टीट्यूशंस को इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में मनी मार्केट कहा जाता है। ओके जी। ऑन द अदर साइड लॉन्ग सर्विस रोड से हम लेफ्ट हो जाते हैं शाहजहां की तरफ, तो मतलब आप कह लें कि हमारे लॉन्ग टर्म
5 मिनट्स का डिस्टेंस है उसके घर का, बिल्कुल मेन के ऊपर ही है। तो वैसे वो इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको लोकेशन भी सेंड कर दूंगा अपनी तरफ से। अप टू ना मेरा ख्याल है कि आईपी एड्रेस का इशू है, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि पहले कोई और लैपटॉप से अगर कोई लॉगिन होगा तो फिर किसी और लैपटॉप से लॉगिन होगा, शायद मुझे ये इशू लग रहा है। इसलिए 1 to 5 ईयर यूजुअली। लैपटॉप से लॉगिन होगा, वैसे तो 5 ईयर से ज्यादा भी होते हैं। इकट्ठे हो जाएंगे तो यहीं से चले जाएंगे। तो जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट को डील करता है वो कैपिटल मार्केट, जो शॉर्ट टर्म को डील करता है वो मनी मार्केट। ओके जी, अब हम टेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, ये ज्यादातर थ्योरेटिकल चैप्टर होता है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको बुक से। इसमें टेक्निकल कम चीजें हैं, थ्योरेटिकल ज्यादा हैं। मतलब शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट हैज अ मैच्योरिटी डे ऑफ यूजुअली लेस देन 3 मंथ्स या 90 डेज। इसका मतलब अगर किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टाइम 90 डेज तक का होगा तो उसे हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट बोलते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म को डील करेगा मनी मार्केट, लाइक द फाइनेंशियल मार्केट्स व्हिच इज यूज्ड टू रेज द शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स। तो जो शॉर्ट टर्म को डील करते हैं उन्हें हम मनी मार्केट के अंदर कंसीडर करते हैं, राइट जी। तो अब ये दो जो हैं, अच्छा इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% होगा। मैच्योरिटी फर्ज कर लें इसकी 5 इयर्स है। तो ये एक बॉन्ड कहलाएगा। जो ये बॉन्ड है ये 5 ईयर के लिए जनरेट हुआ है, 10% इसका मार्कअप है, 100 रुपीज इसकी फेस वैल्यू है। तो अगर गवर्नमेंट फर्ज कर लें 1 बिलियन बॉन्ड्स इशू करती है, मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज, तो गवर्नमेंट के पास 100 बिलियन रुपीज फॉर 5 years फ्लाइपर इफेक्ट्स। तो गवर्नमेंट के पास 5 years के लिए 100 बिलियन इकट्ठे हो गए। अब गवर्नमेंट इसको इन्वेस्ट करे, अपना काम पूरा करे, लोगों को 10% पर ईयर रिटर्न देती रहे, तो गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, लोगों को भी फायदा होता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट के इनके पास सिक्योरिटीज आ जाती हैं। इसी तरह ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट सॉवरेन बॉन्ड भी इशू कर सकती है, जिसकी मालियत फिर इतनी ज्यादा होती है कि आम लोग परचेज नहीं कर पाते, या वो कंपनीज परचेज करती हैं, बैंक्स परचेज करते हैं। अच्छा जी, शेयर्स कौन बताएगा? मतलब माइक अनम्यूट करें ना, पता चले कितनी अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कितना करें। माइक अनम्यूट। ये शेयर्स क्या होते हैं? सर शेयर्स होते हैं। शेयर्स होते हैं, माशाल्लाह। भाई क्या हो गया आपको? क्या नाम है आपका? शेयर होते हैं? रहीमुल्लाह। मेरा भाई ये तो अच्छा है ना। अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज शेयर, तो रिप्लाई में लिखिएगा शेयर इज शेयर। सर एक्चुअली ये इतना सिंपल है ना कि अब इस पे बंदा क्या मतलब डिस्कस कर ले। शेयर्स ही होते हैं, क्या ख्याल है सर? रहीमुल्लाह साहब क्या हो गया आपको?
व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्स? इसी तरह बॉन्ड तो बॉन्ड ही होते हैं, फिर इसमें फर्क क्या है? नहीं नहीं सर, देखें इस तरह तो हम कह सकते हैं ना, एक्सप्लेनेशन अगर हम इसकी करें कि सोर्सेज ऑफ फंड हैं, इसमें ये ओनरशिप राइट्स होते हैं, बाकी इस तरह की चीजें, वोटिंग राइट्स हैं, वो तो डिटेल्स में आ जाती हैं, लेकिन ये एक्चुअली इतना हम ज्यादा पढ़े हुए हैं कि इस वजह से मैंने कहा कि शेयर्स होते हैं, फिर कॉमन स्टॉक या कॉमन शेयर्स होते हैं, प्रेफर्ड इतने होते हैं। इतने पढ़े लिखे हैं कि सिर्फ एक बच्चे ने माइक अनम्यूट किया है शेयर शेयर बताने के लिए मुझे। सर मैं भी एक्सपेक्ट यही कर रहा था आप लोगों से कि ये बड़े कॉमन टर्म होने चाहिए आप लोगों के लिए, इतना पढ़ चुके हैं तो फिर डिफरेंस क्या होता है कॉमन शेयर और प्रेफरेंस स्टॉक में? सर कॉमन शेयर्स को ना, प्रेफर्ड शेयर्स वालों को जो क्या कहते हैं वो मिलता है डिविडेंड, वो उनमें प्रायोरिटी देते हैं, कॉमन शेयर होल्डर से पहले मिलता है। और कॉमन शेयर होल्डर्स का अलबत्ता ये होता है कि वोटिंग राइट्स होते हैं। ये तो एक पॉइंट हो गया, इसको हम यूं कहेंगे कॉमन शेयर्स जो हैं होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स जी सर। बट विल गेट डिविडेंड ऑन सेकंड प्रायोरिटी। जी सर। ठीक है जी। जी सर। और जो प्रेफरेंस स्टॉक वाले होते हैं वो दे डोंट हैव वोटिंग राइट्स बट विल गेट बेनिफिट डिविडेंड ऑन प्रायोरिटी। ऐसे ही है जी। जी जी सर। तो अगर इंसॉल्वेंसी हो जाए, डिसोल्यूशन हो जाए, कंपनी खत्म हो जाए तो फिर क्या फिर ट्रीटमेंट भी होता है प्रेफरेंस का और कॉमन स्टॉक का? प्रेफर्ड शेयर्स वालों को पहले सर मिलता है अपना ये जो भी कुछ बचा कुछ होता है सर। अच्छा, लेफ्ट ओवर जी सर। वो कॉमन स्टॉक वालों को मिलता है। ओके ना, प्रेफर्ड वालों को सर। मैं जी सर पहले जितने क्लेम्स उनके होते हैं बॉन्ड होल्डर्स के, उनको दे देते हैं, फिर प्रेफर्ड को, फिर कॉमन को सर। मैं नहीं प्रेफरेंस और कॉमन की बात कर रहा हूँ, बाकी तो छोड़ देना जी सर। प्रेफरेंस वाले। राइट जी। और तीसरी और आखिरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑनरशिप किसके पास होती है? कॉमन शेयर होल्डर्स। हाँ जी। जो बाकी लोग सुन रहे हैं शेयर शेयर होते हैं, उसके अलावा जो बातें डिस्कस हुई हैं वो जो बाकी लोग बैठे हुए हैं उनके जेहन में कुछ है शेयर शेयर ही होता है या उनके जेहन में शेयर कुछ और भी हो सकता है? सर बाकी लोग पार्टिसिपेट किया करें ना, अच्छी बात, इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, वन द कॉमन स्टॉक एंड द प्रेफरेंस स्टॉक। जो प्रेफरेंस स्टॉक होते हैं वो आउटसाइड द कंपनी होते हैं, जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो यूजुअली ऑनर ऑफ द बिजनेस होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं अपने। चलें, म्यूचुअल फंड्स जी बताएं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? अच्छा ये भी बताना है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और ये भी बताना है कि सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, किसके हैं सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड? सर ये म्यूचुअल फंड्स जितने ये गवर्नमेंट साइट पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के मेंटेन होते हैं, डोंट दे कम इन कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड कहते हैं किसको है? सर नाम से जाहिर है, अब मतलब फंड टाइप क्रिएट करते हैं आप, उसमें कंट्रीब्यूट कर लेते हैं जो मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे तो ख्याल में जीपी फंड, इस तरह की चीजें, बाकी वो बेनेवलेंट फंड, ये चीजें म्यूचुअल फंड्स में नहीं आती सर। सुने जी गौर से सब। अब इसका देखें ना, अगर इस तरह टीचर टीचिंग करेगा तो बच्चे तो शाबाश दे के चले जाएंगे ना। एक कॉन्सेप्ट भी तो बताना ना। सुने गौर से सब लोग सुने। सपोज मिस्टर एबीसी ने कहा कि मुझे आप 1 मिलियन रुपीस दें और मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा
सीमेंट शेयर्स में, और जो रिटर्न आएगा, जो प्रॉफिट आएगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बताएं। लेकिन अगर सीमेंट के शेयर डाउन हो गए तो फिर लॉस होगा। बोलिए सर, अगर आपने 1 मिलियन जो है वो शेयर सीमेंट पे खर्च कर दिया, सीमेंट के शेयर्स नीचे चले गए, तो सारे लॉस हो जाएगा ना। ऐसे ही है सर, पोर्टफोलियो नहीं है चूंकि, इस वजह से। जी 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 जी, आपने अच्छी टर्म यूज की, पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड बेसिकली पोर्टफोलियो करता है। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है अंडर द सेक्शन ऑफ SECP। SECP पढ़ा होगा आप लोगों ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि किसी कंट्री में, पाकिस्तान में तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है। ये क्या करते हैं म्यूचुअल फंड्स? पहले फंड्स को पूल करते हैं और उसको बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बास्केट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं जिसमें इन्वेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे 20% वो सीमेंट पे लगा देते हैं, 15% नेशनल बैंक पे लगा देते हैं, 35% रियल एस्टेट पे लगा देते हैं, और 30% ऑटोज पे लगा देते हैं। तो सर एट द एंड क्या होगा? कहीं लॉस होगा, कहीं प्रॉफिट होगा, कहीं लॉस होगा, कहीं प्रॉफिट होगा। एवरेज अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होगा। एवरेज जो होती है वो अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होता है। तो एवरेज में प्रॉफिट ही आएगा। अगर वो डिफरेंट बास्केट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एवरेज में एट द एंड प्रॉफिट आएगा। तो ये फंड्स पूल करके मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स पे इन्वेस्टमेंट करना, इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। कमर साहब, असल में ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस, ये मार्केट से एक्सपर्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें हायर करते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं ये लोग। ये मार्केट से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हायर कर लेते हैं। जब ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट हायर कर लेते हैं तो फिर वो समझ रहे होते हैं कि रिस्की, मोस्ट रिस्की, लेस रिस्की, सिक्योर, मोस्ट सिक्योर्ड, लेस सिक्योर्ड, इस तरह की पॉकेट्स बना लेते हैं। उनको आइडिया होता है कि यार जो हालात चल रहे हैं इसमें कौन सा सिक्योर है, कौन सा रिस्की है।
तो वो डिफरेंट पॉकेट्स बनाकर उसमें फिर सिक्योर वाले में और रिस्की में अपना जो फंड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट इस तरह करते हैं कि एवरेज में प्रॉफिट ही आए। And we term it as diversification, sir. Huh? जी जी जी, ये डाइवर्सिफिकेशन ही कहलाती है बेसिकली। Oh, इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं ना, कि आप स्कैटर कर दें फंड्स को, रादर कि आप एक ही जगह पे सारे फंड्स इन्वेस्ट कर दें, वो तो बहुत बड़ी हमाकत होगी ना। तो वो इन फंड्स को डिफरेंट जगहों पर इस तरह से खर्च किया जाता है कि अल्टीमेटली एवरेज में उनको प्रॉफिट ही आए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहीं लॉस प्रॉफिट चल भी रहा होगा, लेकिन चूंकि वो एक्सपर्ट होते हैं फाइनेंशियल, तो वो देख लेते हैं कि कहाँ रिस्क है ज्यादा, वहां कम इन्वेस्टमेंट कर दें, जहां रिस्क सिक्योर है वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जहां रिस्क ज्यादा। हाँ जी, तो ये म्यूचुअल फंड की वर्किंग है। अब बस ध्यान में ये रख लेंगे, दो तरह के होते हैं म्यूचुअल फंड्स। दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड आमतौर पे है, बल्कि क्लोज एंडेड में देख लेते हैं। ये लिस्टेड होते हैं जी, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। इनके क्लोज एंडेड जो होते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनी के तौर पे काम करते हैं। और जो ओपन एंडेड होते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते, बल्कि ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। इसी तरह इनके मेंबर्स की जो तादाद होती है, नो लिमिट, या क्लोज एंडेड के अंदर लिमिटेड मेंबर्स होते हैं। लास्ट पॉइंट है जी इसका आज का, लास्ट इसका आज का पॉइंट है
स्टूडेंट्स आप सिर्फ 2 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। ऐसा नाम जी सर, फ्यूचर्स होते हैं, फॉरवर्ड्स होते हैं, स्वैप्स होते हैं, ये चीजें सारी आपने फाइनेंशियल अपना नाम अब्दुल रहीम बताया ना? रहीमुल्ला सर। रहीमुल्ला साहब की जुर्रत को दाद देंगे हम कम से कम कि इनको माशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स इनके हैं गुड। कहाँ पढ़ा हुआ है सारा कुछ? सर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनू से। नहीं, मैंने ये पूछा है ये कहाँ पढ़े हैं? ये तो सर ये अच्छी बात उधर है ही पढ़े, माशाल्लाह। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़े थे नहीं सर तो ये। आपने वो आप तो टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये कहाँ से आ गया सारा कुछ? सर ये बस सब क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, लेकिन स्ट्रेंथ सब ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वालों की है उधर। चलो हद होगी। जी। टेक्नोलॉजी सीधी नहीं है, बिजनेस मैनेजमेंट पहले सीधी नहीं है, ऊपर से मिक्स कर दो। चलिए चलो फिर माशाल्लाह। बाजी थैंक यू यू सर। हैव गुड कॉन्सेप्ट्स राइट, मतलब आई मीन देयर इज नो एग्जैजरेशन। अच्छा जी, बाकी स्टूडेंट भी सुन ले। बहरहाल थोड़ा सा जारी बात है, वो जिस तरह बताते हैं वो अपने कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, और टीचर को थोड़ा सा आप होता है स्टीरियोटाइप बताना होता है टू द पॉइंट, ताकि स्टूडेंट तक बात पहुंच जाए। तो टीचर का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, टीचर थोड़ा फॉर्मल स्टीरियोटाइप टीच करना होता है। देखिए फाइनेंशियल डेरिवेटिव बेसिकली फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी अपनी वैल्यू कुछ नहीं होती, लेकिन उनकी वैल्यू उन एसेट्स की बेसिस पे ड्राइव होती है जिन एसेट्स की बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको एग्जांपल से करते हैं जी। मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों ने आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट किया कि जनाब मिस्टर ए के पास शेयर्स 500 शेयर्स मिस्टर ए के पास पड़े हुए हैं। नाउ मिस्टर ए वांट टू सेल इट टू मिस्टर बी। तो मिस्टर बी बेसिकली इज द बायर ऑफ XYZ। लेकिन वो कहता है कि सर मैं आपको पेमेंट आज नहीं करूंगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, $90 की। तो मिस्टर बी तो लेके जा रहा है 500 शेयर आज, और हम अगेन सपोज इसकी वर्थ जो है इस बास्केट की वो 1 मिलियन रुपीज है। तो सर आज अगर कोई शख्स, अब तमाम स्टूडेंट आप लोग रिप्लाई करेंगे चैट में रहीम के अलावा, अगर कोई शख्स आज 1 मिलियन की शॉपिंग कर रहा है और पेमेंट करनी है उसने 90 डेज के बाद, तो मिस्टर ए क्या उससे 91 मिलियन पे ही सेल करेगा? फिर सर 1 मिलियन की प्रोडक्ट है, आज मिस्टर बी बाय कर रहा है, पेमेंट करनी है उसने 90 डेज के बाद, क्या वो फिर 1 मिलियन पे ही सेल कर देगा? नो, एब्सोल्युटली नॉट। वो कहेगा जनाब आई विल गेट 1 मिलियन प्लस। $1 मिलियन प्लस। जी फैजान, यस गुड। तो अब मुझे बताएं, अगर उसने 90 डेज के बाद 1 पॉइंट
1.2 मिलियन रिटर्न करना है 90 डेज के बाद। तो 90 डेज तक तो ये शेयर्स की वैल्यू 1.2 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 1.10 भी हो सकती है, और 1 मिलियन भी हो सकती है, और 0.9 भी हो सकती है। ये वैल्यू जो है वो तो कम और ज्यादा हो सकती है, isn't? बोलिए। तो अब अगर मिसाल के तौर पे 30 डेज के बाद, 1 माह के बाद, इन शेयर्स की वैल्यू हो जाती है 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन, तो मिस्टर बी तो इसको आराम से 1.5 मिलियन पे सेल कर देगा। तो जैसे जैसे शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी, जैसे जैसे शेयर्स की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी कम होगी। गॉट इट? बोलिए माओ। जी सर। फैजान ने पूछा क्या मैच्योरिटी से पहले हम किसी और को सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्लग चार्जिंग है, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते सर, आप उसके ऑनर है ना। पेमेंट आपने कहा है ना कि मैं, सर मुझे बताइए कोई चीज आपने, मुझे एक बात बताएं, आपने कहा जी मैच्योरिटी से पहले। जी देखें फैजान, ये वैसे बाय द वे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, दीज आर नॉट एप्रोप्रिएट एग्जांपल टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स, लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रखने के लिए हम बड़ी सिंपल सिंपल सी एग्जांपल बनाते हैं जो कि सम टाइम प्रोफेशनली ऑड फील होती हैं, लेकिन बीइंग अ टीचर मेरा कंसर्न ये होता है कि बंदे को बात समझ आ जाए। आपने देखा होगा ये स्टोर्स के ऊपर जब आप रिटेल होलसेल में चीजें लेते हैं क्रेडिट पे, तो पैसे तो बाद में देते हैं ना उनको। आप कहते हैं सामान रख दें, 10% एडवांस ले लें आप, 90% आपको बाद में पे करेंगे। तो पहले आप सेल करते हैं, पैसे आते हैं तो वापस कर देते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर भी ऐसा होता है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट पे परचेज किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आगे आप सेल भी कर सकते हैं किसी को। ये तो डिपेंड करेगा ना कि एंड यूजर कौन सा होगा। फिर जो एंड बायर होगा, जो मैच्योरिटी के टाइम पे आएगा, वो पेमेंट करेगा। तो देखे ना, उनको फायदा ही है ना। क्योंकि 1.2 मिलियन पे ये कॉन्ट्रैक्ट बना था, मार्केट वैल्यू बढ़ गई शेयर्स की, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट तो अपनी अंडरलाइंग एसेट की बेस पे बन रहा है ना, और उसकी वैल्यू चेंज भी अंडरलाइंग एसेट के ऊपर ही हो रही है। अच्छा, अब इसमें दो तरह के डेरिवेटिव होते हैं, एक है ओटीसी और ईटीडी। इसे कहते हैं ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, और एक होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड। जी बताएं जी रहीमुल्ला साहब, इनमें क्या फर्क होता है? अब तो ये तो स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा सिंपल
बड़े बिगिनर्स का फॉर्मेट है, बिगिनर्स का। जी रिमल साहब, कोई आइडिया है इसका, ओटीसी और ईटीडी डेरिवेटिव्स का? ओवर द काउंटर नहीं है, इसका नहीं है सर। अच्छा जी, स्टॉक मैं बताता हूँ, सब लोग सुनिएगा। स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है सर, वो दो तरह से होती है। एक होती है ओपन और एक होती है रजिस्टर्ड। स्टॉक एक्सचेंज में अगर किसी शख्स ने डील किया हो ना प्रैक्टिकली, मेरा ख्याल इतनी क्लास की तादाद है, कोई एक आध तो ऐसा निकल आना चाहिए जिससे स्टॉक एक्सचेंज में प्रैक्टिकली शेयर्स की बाइंग सेलिंग में पार्टिसिपेट किया हो। कोई है यहाँ पे जी? कोई ऐसा स्टूडेंट है यहाँ पे जिसने शेयर्स मार्केट में? हाँ जी, सदाम हुसैन आप, अच्छा आपने किया है, तो सदाम बताएंगे आप। जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत ही हम लोग कर पाते हैं। आमतौर पे ये जो हम आप हो जाए, मैं हो जाऊं, जो आम पब्लिक होती है बहुत लिमिटेड डील करती है क्योंकि बड़ा रिस्की होता है। अच्छा, तो सदाम आपने कौन से शेयर्स किए हैं? SNGPL के, वो तो अच्छे होते हैं। SNGPL के तो अच्छे हैं। अच्छा, अच्छा ये कह रहे हैं कि मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जरूर था लेकिन शेयर की ट्रेडिंग नहीं की। कैसी बात है मोहम्मद साहब, आप शेयर रजिस्ट्रार ऑफिस में थे लेकिन आपने शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया? वेरी गुड। क्यों नहीं किया वैसे बाय द वे? सर आपने तो दरिया में रहते हुए शिकार नहीं किया मछलियों का। सर वो अकाउंट नहीं बनवाया मैंने असल में। हाँ जी, तो अकाउंट किसी नहीं के बनवाया अकाउंट था, से नहीं कर तो लेना था, हाँ किसी के एम्प्लॉय। अकाउंट से कर लेना था। जी सोचा था सर मैंने, लेकिन लेट हो गया। मैं देर कर देता हूँ जब भी कोई बात कहनी हो, देर कर देता हूँ, देर हो गई थी। अच्छा जी, बालाजी चलें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग दो तरह से हो रही होती है, एक ओपन होती है और एक रजिस्टर्ड होती है। दो तरह से लोग वहां जाके शेयर्स की बाइंग सेलिंग करते हैं। एक वो शेयर्स होते हैं जो वहां ब्रोकर्स बैठे होते हैं, जो कि उनके रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं। वो डायरेक्ट कंपनी से अपने नाम पे शेयर्स परचेज करते हैं। वो शेयर्स उन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हीं के अकाउंट में डील होते हैं। जब वो बाइंग और सेलिंग करते हैं तो वो जो किसी को सेल करते हैं तो दो तरह से सेल करते हैं। या तो बायर कहता है कि नहीं मुझे शेयर्स अपने नाम पे ही परचेज करने हैं, अपने नाम पे ही रजिस्टर्ड चाहिए, तो ऐसे शेयर्स को हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा बायर और उस ब्रोकर के दरमियान, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो उसके नाम पे रजिस्टर्ड होगा। जब कंपनी शेयर डिक्लेयर करेगी प्रॉफिट अपना, तो वो डायरेक्ट बायर को उसके नाम पे ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर ओटीसी में किया हो आपने, तो आप कहते हैं यानी मुझे तो बस ठीक है, थोड़ा सा काम करना है। ये आमतौर पे जो बिगिनर्स होते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज के, ये लिमिटेड बिजनेस करना चाह रहे होते हैं, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो ये फिर अपने नाम, सही बात, अपने नाम पर रजिस्टर करना है, उसकी फॉर्मेलिटीज हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अपने एसओपीज हैं, उसकी अपनी प्री कंडीशंस हैं। तो ये उससे बचने के लिए एक सिंपल प्रोसीजर होता है ओवर द काउंटर कि आप जाइए, आप कहते हैं जी मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट परचेज करना है, वो आप परचेज कर लें, आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन वो आपके नाम पे नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकर के नाम पे रहेगा। तो ब्रोकर को जब प्रॉफिट आएगा तो वो आपके साथ शेयर करेगा डायरेक्टली।
प्रॉफिट डायरेक्टली आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसमें ओटीसी के अंदर शेयर जो है वो ओपन रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहते हैं, जबकि ईटीडी के अंदर वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं और सिक्योर हो जाते हैं। जारी बात है, अगर एक चीज आपके नाम पे ट्रांसफर होगी अब तो सिक्योर हो गया आप, लेकिन अगर वो आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई, ट्रांसफर हो किसी और के नाम पे, आपने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उससे डायरेक्टली, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी मैंने आपसे ये शेयर परचेज किए हुए, जब इसका रिटर्न आएगा तो मुझे आप देंगे, तो लेकिन कंपनी जो है वो डायरेक्ट आपके नाम पे प्रॉफिट शेयर ट्रांसफर नहीं करेगी, वो रजिस्टर्ड अथॉरिटी को ही देगी, ऑथोराइज डीलर को ही देगी। ऑथोराइज डीलर जो होगा वो आगे आपके नाम पे चूंकि सेल किया है तो आपको रिटर्न करेगा। इसे हम कहते हैं ओटीसी, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। तो पता चला कि ओटीसी जो होते हैं वो लेस सिक्योर, रिस्की होते हैं, जबकि ईटीडी मोस्टली सिक्योर और लेस रिस्की होते हैं। गॉट इट? So this is over of your syllabi। आज आपकी ये बुक कंप्लीट हो गई, 15 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं। किसी को याद है कि कब से क्लासेस चली शुरू हुई हैं? किसी को आइडिया है ये कब क्लासेस स्टार्ट हुई थी हमारी? 4 फेब को, मार्च, अप्रैल, मई। अच्छा जी, हमने इसमें 15 चैप्टर्स हमने 3 मंथ्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका हम क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं, और क्वेश्चन बैंक करने के बाद फिर हम कल मॉक डिस्कस करेंगे जी आपका। ये जी आज हम कर रहे हैं इसका बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। If the American dollar is observed, overvalued relative to the Pakistan rupee, Pakistan goods are cheaper than US. Pakistan rupee is undervalued relative to dollar. The rupee price of the dollar must rise. The cost of Pakistani goods in the United States must be increasing. जनाब जी तमाम स्टूडेंट अप्लाई करें ना।
स्टे। अच्छा जी, बी यस, रिलेटिव एंड वैल्यूड हमारी। इंडेक्स प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इंडेक्स प्राइस ऑफ इंपोर्ट इज इक्वल टू, हाँ जी, इंडेक्स प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स डिवाइडेड बाय इंडेक्स प्राइस ऑफ इंपोर्ट। ये शायद हमसे ये हमने डिस्कस किया था। बाय द वे, आपको याद होगा टर्म्स ऑफ ट्रेड बताया था मैंने, रेशियो बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, याद रखें। रेशियो बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट is called terms of trade. Which of the following measures would immediately increase the cost of import? बताइए जी, A, B, C, D। Which of the following measure would immediately increase the cost of import? Tariff, quota, embargo or subsidy? Correct option is A, tariff। टैरिफ टैक्स होता है सर, कॉस्ट टैक्स लगते ही इंपोर्टेड गुड्स एक्सपेंसिव हो जाती हैं। करेंसी इज यूजुअली devalued टू, करेंसी डिवैल्यूड की जाती है क्यों? इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इंपोर्ट्स, डिक्रीज इन्फ्लेशन, इंक्रीज प्राइसेस। करेक्ट ऑप्शन इज ए। अच्छा जी, ये आप देखते हैं दरम्यान में पॉजेज आते हैं ना कभी कभी। ये वर्क फ्रॉम होम की ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है, वर्क फ्रॉम होम की बहुत बड़ी ये लिमिटेशन है, ये दरम्यान में जो इंटरप्शंस होती हैं। अगर आप कॉलेज ऑफिस से कर रहे हो तो फिर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। करेंसी इज यूजुअली devalued to A, yes, to increase exports. Which of the which of the following would appear as a debit item on the current account of balance of payment? Payment of interest on debts owed to the overseas commercial banks, expenditure by tourism visiting, overseas capital investment by domestic companies, repayment of debts to overseas central bank। जी बताएं। हाँ जी बताएं, डेबिट साइड पे क्या लिखा जाता है जी?
पेमेंट्स लिखी जाती है ना, पेमेंट्स। डेबिट साइड पे पेमेंट्स लिखी जाती हैं। हेलो, गिव मी सेल्फ बेटा। ये ए है जी इसका आंसर। सो कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट टू बी टुवर्ड्स अ डेफिसिट। डेफिसिट किसी कंट्री का डेफिसिट कैसे होता है जी, बताएं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जी बताएं। Which of the following the likely to cause the country's balance of payment to be deficit? Devaluation of the countries, expansionary fiscal policy, contractionary fiscal policy, rise in the rate of domestic savings. सर ये बी है जी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, हम ज्यादा एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं तो डेफिसिट होगा ना। सेविंग बढ़ने से तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होगा। करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स ऑल द आइटम्स एक्सेप्ट वन। करंट अकाउंट में क्या शामिल नहीं होता, लॉन्ग टर्म शामिल नहीं होता जी। इनफ्लो द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स, प्लस पेमेंट ऑफ ओवरसीज डेट्स, एक्सपेंडिचर इन द कंट्री बाय ओवरसीज विजिटर्स। हाँ जी, ये जो ए है इसका करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कंपनीज की वो इसमें शामिल नहीं होती हैं। Which of the following might cause a country's export of decrease? A fall in export rate by the country's currency exchange rate for the country's no. A reduction in the other countries' tariff barriers, yes. A decrease in the marginal propensity to import in other countries, no. A rise in the country's import, no. B है जी, अगर दुनिया अपने टैरिफ खत्म करेगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। राइट जी।
एक्सपोर्ट टू डिक्रीज, एक्सपोर्ट टू डिक्रीज है ना जी। अच्छा सॉरी, अगर एक्सपोर्ट टू डिक्रीज था फिर देख लेते हैं। अ फॉल इन एक्सचेंज रेट, अच्छा ठीक है, फॉल इन एक्सचेंज रेट फॉर द कंट्री नहीं, रिडक्शन इन द अदर कंट्री टैरिफ नो, अ डिक्रीज इन द मार्जिन कैपेसिटी टू इंपोर्ट नो, अ राइज इन द कंट्रीज इंपोर्ट्स